गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था, आज हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन को पढ़ेंगे। राइट, जब भी विंटर सीजन आता है तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस जैसे चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे नॉर्दर्न इंडिया की स्टेट्स लाइक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी जैसे कि चंडीगढ़, वहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन देखने को मिलता है। राइट, तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस का बारे में ना पढ़े ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, राइट। देखिए, जैसे कि हमने पहले ही इंटीरियर ऑफ अर्थ में डिफरेंट अर्थ के लेयर्स को पढ़ा है। राइट, और हमने नेबुलर एक्रीक्रिएशन प्रोसेस के बारे में भी जाना है, जिसमें हमारे अर्थ में सब जो एलिमेंट्स हैं वो एक्चुअली डेंसिटी के अकॉर्डिंगली हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोर सबसे डेंसियर पार्ट है, मेंटल उससे कम, ठीक है, क्रस्ट में उससे कम डेंसिटी वाले एलिमेंट देखने को मिलेंगे, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे हमें गैसेस देखने को मिलेगी, जिसका मतलब उनकी डेंसिटी सबसे कम होगी। राइट, हम जब भी बात करेंगे एटमॉस्फेयर की तो हम डिफरेंट गैसेस को कंसिडरेशन में लाएंगे। राइट, किस तरह से डिफरेंट गैसेस हमें ओजोन देखने को मिलता है। राइट, कितने पार्ट्स में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइड है। राइट, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी देखिए हम फ्रेश एयर में अपनी ब्रीथ करते हैं, राइट, या सनशाइन को फील करते हैं, ये किस कारण है? जो एटमॉस्फेयर हमारे पास है उसी की वजह से। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है एक थिन ब्लैंकेट की तरह काम करता है। राइट, एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ थिन ब्लैंकेट, वी ऑल नो दैट। अब थिन ब्लैंकेट तो है, बट इसका काम क्या है? ठीक है, इट सेव अस फ्रॉम, नंबर वन, ये हमें, ठीक है, सेव करता है डिफरेंट चीज़ों से। वो देखते हैं कैसे। हम एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन भी पढ़ेंगे। राइट, उससे पहले ज़रा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं। राइट, तो हमें ये सेव करता है किन चीज़ों से? राइट, सबसे पहले हमें पता है सन की, जो सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। राइट, सेकंड, जो मिटियोराइट्स या मिटियोर्स जो पर्टिकुलरली हमारे स्पेस से अर्थ में एंटर होते हैं, उनको ये बर्न आउट कर देता है ड्यू टू फ्रिक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे कि ये पर्टिकुलरली किस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में हमको देखने को मिलता है। राइट, ठीक है, एक सूटेबल टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है एटमॉस्फेयर की। क्यों? एक ओजोन लेयर और O3, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। राइट, देखिए, प्लैनेट्स तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट लाइफ अर्थ में ही क्यों एग्जिस्ट हुई? क्योंकि ये सब कारण थे। राइट, यहाँ पे हमें अर्थ को प्रोटेक्शन, एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक प्रोटेक्शन मिली, जिसके थ्रू वो ग्रो कर सके। राइट, इवॉल्व हो सके। उस इवोल्यूशन के थ्रू हमें डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलती है। राइट, डायरेक्ट ह्यूमंस ओरिजिनेट तो नहीं हुए थे, एज वी ऑल नो। राइट, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर की। राइट, इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। राइट, वी ऑल नो अर्थ जो हमारी है वो 4 to 5 बिलियन ओल्ड है, 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। राइट, ये डायरेक्ट सेम एटमॉस्फेयर के साथ तो नहीं आई थी। वी ऑल नो, हमने स्टार के बारे में पढ़ा है, हाइड्रोजन और हीलियम का एक गैस जॉइंट इनको कंसिडर किया जाता है। राइट, स्टार। तो ठीक है, उसी तरह जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो भी हाइड्रोजन और हीलियम से डोमिनेटेड था। राइट, तो क्या ऐसी प्रोसेस हुई कि जो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से डोमिनेट देखने को मिलता है हमें? राइट, ऑक्सीजन हमारी लिविंग लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, वेयर एज नाइट्रोजन जो होता है वो इस पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को डाइल्यूट करता है। राइट, अब चलिए आगे मैं बताऊंगा नाइट्रोजन का और क्या काम है। चलिए सबसे पहले स्टेज की बात करते हैं, लॉस ऑफ एग्जिस्टिंग एटमॉस्फेयर। राइट,
जो पहले एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो अगर जाएगा तभी तो नया एटमॉस्फेयर आएगा, राइट। तो ये हुआ कैसे, राइट। सन के हमने सोलर विंड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। सोलर विंड्स, ठीक है। पर्टिकुलरली एक सोलर विंड्स का स्ट्रॉम अर्थ को हिट किया था। अर्थ को हिट करने के बाद उसने जो अर्थ का हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटमॉस्फेयर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, राइट। अब हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटमॉस्फेयर है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया है। अब जो अर्थ का इंटीरियर है, राइट, अर्थ तो हमेशा से इंटीरियर मतलब हाई टेम्परेचर। अब इसने अपना नेक्स्ट स्टेप शुरू किया था जिसको हम बोलते हैं डीगैसिंग। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम जैसे एटमॉस्फेयर के रिलीज होने के बाद अर्थ जो है कूल डाउन होना शुरू हो चुकी थी, राइट। कूल डाउन होने के कारण जो अर्थ का इंटीरियर था उससे वाटर वेपर रिलीज हो रहे थे, राइट। रिलीज हो रहे थे जिसको हम डीगैसिंग का नाम देते हैं, राइट। वाटर वेपर और भी वेपर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी पर्टिकुलरली अर्थ के इंटीरियर में डिफरेंट हमको मिनरल्स या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं वो गैसेस फॉर्म में देखने को मिल रहे थे, राइट। बट जो ऑक्सीजन का कंटेंट था वो अभी भी बहुत कम था। तो सेकंड स्टेज डीगैसिंग आ गई जब अर्थ ने अपने अंदर से वाटर वेपर को रिलीज किया। थर्ड स्टेज में फोटोसिंथेसिस हमको देखने को मिलती है। अब ये कैसे देखने को मिली, राइट। हुआ ऐसा कि जब अर्थ पूरी तरह से कूल डाउन हो गई, जब टेम्परेचर बिल्कुल लोअर डाउन हो गया तो वाटर वेपर ने कंडेंसेशन करना शुरू कर दी। वाटर वेपर जो रिलीज हुए थे वो कंडेंस हो गए, वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो गए, राइट। इस कंडेंसेशन के कारण अब देखिए, आप कंसिडर कीजिए अर्थ कितना ह्यूमंगस प्लैनेट है, राइट। ऑल्दो नॉट द लार्जेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम बट स्टिल, राइट। तो जैसे ही इस पर्टिकुलरली अर्थ पे हमको कंडेंसेशन देखने को मिलता है तो ये रेनफॉल होता है, रेनफॉल होगा। अब पर्टिकुलरली रेनफॉल लेड टू द ओरिजिन ऑफ ओशंस, राइट। आपने ये तो सोचा ही होगा ये इतना ज़्यादा ओशन का पानी आया कहाँ से। इतना रेनफॉल हुआ कि जो अर्थ का जो पूरा स्ट्रक्चर था, देखिए अभी अर्थ को ये कंसिडर कीजिए, ऑल द ड्राइंग मेरी इतनी सही नहीं है बट मैं कोशिश करूँगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका का कंटिनेंट है, राइट। ये ग्रीनलैंड है, राइट। ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे जैसे इंडिया है, राइट। कंसीडर कीजिए इनके बीच में ये डिप्रेशंस है, राइट। अभी तो ओशियंस है बट उस पर्टिकुलर टाइम में ये सारी चीज़ें डिप्रेशन में थी। ये एंटार्क्टिका है, ये आर्टिक है, राइट। तो इतना रेनफॉल हुआ कि ये जो पर्टिकुलरली डिप्रेशन वाले एरियाज थे इनमें वाटर फिल हो गया, राइट। और इसने ओशंस को जन्म दिया, राइट। इसकी वजह से हमारे को ओशंस देखने को मिलते हैं और इसी प्रोसेस से हमको एक ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस होता है, राइट। फोटोसिंथेसिस में पर्टिकुलरली प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इतने हाई इंटेंसिटी पे ये पर्टिकुलरली हमको देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अर्थ की बात करें हम तो, राइट। अर्थ इतना ह्यूमंगस प्लेनेट है तो सोचिए उसके फोटोसिंथेसिस कितना होगा। बट ऑल्दो इस फोटोसिंथेसिस के शुरू होने के बावजूद काफ़ी टाइम लगा ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट देखने को, राइट। अब हम बात करेंगे अपने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, ये तो हमें पता होना चाहिए हमारा एटमॉस्फेयर बना कैसे है, राइट। तो मैं जो गैसेस लिखूंगा वो इसी ऑर्डर में याद कीजिएगा आप। सबसे पहले नाइट्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, राइट। आर्गन देखने को मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा, राइट। और वेरियस गैसेस जैसे नियॉन, हीलियम, मीथेन, राइट। इस तरह की गैसेस देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है, वेरियस ऑक्सीजन का 21%, आर्गॉन 1% एग्जिस्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। ऑल्दो ये इंक्रीज हो रहा है बट नॉट इक्वल टू 1%, ठीक है। 1% से अभी नहीं नीचे नीचे ही है बट ठीक है।
अब नाइट्रोजन का 78% होने का क्या कारण है, राइट। देखिए ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी फायर अगर किसी पर्टिकुलरली एरिया में लगता है, राइट, कंसिडर इट इज़ अ फायर, राइट, तो इट नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न, ठीक है। एनीथिंग इफ यू वांट टू बर्न यू नीड अ ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट देयर, राइट। अगर आपको कोई भी आग बुझानी है वहाँ से आप ऑक्सीजन को खींच लो और वो आग उसी ही वक्त में रुक जाएगी, राइट। बट नाइट्रोजन जैसी गैस आने से ये पर्टिकुलरली ऑक्सीजन डाइल्यूट हो जाती है। और एक, ठीक है, हर जगह ऑक्सीजन का अगर ज़्यादा मात्रा होगी तो इजीली हमें फायर केसेस देखने को मिलेंगे। तो एक तरह से नाइट्रोजन डाइल्यूशन का काम करती है, राइट, डाइल्यूट करती है बेसिकली ऑक्सीजन को, ठीक है। अब हम बात करेंगे परमानेंट गैसेस, ऑल्दो ये परमानेंट गैसेस ही हैं, ठीक है। एक कंसेप्ट ये भी समझ लीजिए, परमानेंट गैसेस और नॉन परमानेंट गैसेस, या जिसको वेरिएबल गैसेस भी बोला जाता है। परमानेंट गैसेस में नाइट्रोजन आ जाएगा, यही अमाउंट रहेगा, ऑक्सीजन आ जाएगा यही अमाउंट, और आर्गन यही। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्दो एक परमानेंट गैसेस कंसिडर की जा सकती थी, बट क्योंकि हम इतना रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कि इसकी मात्रा बढ़ रही है, राइट, तो इसको हम वेरिएबल गैसेस में डालेंगे। वेरिएबल गैसेस में सबसे बड़ी गैस जो आएगी वो आएगी वाटर वेपर, राइट। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से वाटर वेपर के कारण हमारा पूरा क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है, राइट। किस तरह से ओशन करंट्स, वाटर वेपर, ये सब हमारे क्लाइमेट को चला रहे हैं, राइट। वाटर वेपर इतना वेरी कर सकता है कि डेजर्ट रीजन पे ये 0.02% तक जा सकता है, राइट। और ट्रॉपिकल एरियाज में 90% तक हमें वाटर वेपर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और एक फैक्ट होता है वाटर वेपर का कि अंडर 6 किलोमीटर की एटमॉस्फेयर के अंदर अंदर हमें 90% वाटर वेपर देखने को मिलता है। उसके बाद वाटर वेपर कम होना शुरू हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे 90% तो नहीं होगा, बट अप्रॉक्सीमेट 20 to 25% तक देखने को मिलता है। 90% का कंसेप्ट ये है, मैंने गलत लिख दिया था, राइट। तो अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो फ्रेंड्स ये डायग्राम है हमारे पास पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, राइट। जब भी हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर की तो हमें डिफरेंट नेम्स में स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफाइड देखने को मिलता है, राइट। सबसे पहले जो आता है वो ट्रोपोस्फेयर आता है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, और फिर थर्मोस्फेयर के बाद डायरेक्ट एक्सोस्फेयर देखने को हमको मिलता है, जो कि डायरेक्ट स्पेस के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, राइट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे जिसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेयर, राइट। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात माने, राइट, इसकी हाइट इक्वेटर से 18 किलोमीटर होती है, वेयर एज पोल्स पे ये 8 किलोमीटर तक रहता है, ठीक है। 18 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर तक, राइट। और पोल्स पे ये 8 किलोमीटर तक रहता है। क्यों? ठीक है, इक्वेटर वाले रीजन पे हाई सनलाइट देखने को मिलती है, ठीक है। यूवी हाई सनलाइट देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से हाई इवेपोरेशन होगा, राइट। हाई इवेपोरेशन होने के कारण जो गैसेस है वो ऊपर तक इवेपोरेट होंगी, ठीक है। हाई इवेपोरेशन होने के कारण यहाँ पे जो गैसेस है वो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली इवेपोरेशन ज़्यादा होंगी, इसकी वजह से जो कन्वेक्शन करंट होंगे, अगर मैं राइट वर्ड यूज़ करूँ, कन्वेक्शन करंट, वो हाई होंगे, जो गैसेस को ऊपर पुश करेंगे, अब पुश करेंगे, जिसकी वजह से इक्वेटर से जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है वो 16 to 18 किलोमीटर देखने को मिलती है, वेरेज पोल्स पे ये 8 किलोमीटर की रहती है, राइट। उसके बाद ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, नेक्स्ट हमें स्ट्रक्चर का, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राइट, जिसको डिफ्रेंशिएट करता है ट्रोपोपॉज, ठीक है। देखिए ट्रोपोस्फेयर हमने अभी पढ़ा, जिसकी हाइट पोल से 8 किलोमीटर और इक्वेटर से 16 से 18 किलोमीटर के बीच में होती है। इसके बीच में
इसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर को डिफ्रेंशिएट करता है ट्रोपोपॉज, राइट। इस पर्टिकुलरली ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। ट्रोपोपॉज में जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का क्या मतलब है, राइट। जब हम ट्रोपोस्फेयर को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को मूव करेंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर गिरेगा, राइट। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, जितना हाइट बढ़ेगी उतना टेम्परेचर गिरेगा। क्यों? नॉर्मल लैप्स रेट इसको हम बोलते हैं। मतलब इसका मतलब है कि हर 1000 मीटर पे, मतलब 1 किलोमीटर पे टेम्परेचर में 6.4 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप देखने को मिलेगा। 6.4 डिग्री सेल्सियस का ड्रॉप देखने को मिलेगा, राइट। इतना याद रखेंगे। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब है जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर ड्रॉप पाएगा, जिसकी वजह से हमें 6.4 डिग्री सेल्सियस का हर 1000 डिग्री पे देखने को मिलेगा टेम्परेचर ड्रॉप। अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर की बात होगी, ठीक है। इसके बीच में ट्रोपोपॉज देखने को मिला जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलरली जीरो होने की बात कारण मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है यहाँ पे हमें नेगेटिव लैप्स रेट देखने को मिलता है। अब ये क्या बात हुई, नेगेटिव लैप्स रेट का मतलब हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर जो है वो गिरेगा, बढ़ेगा साथ में, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और हाइट भी बढ़ रही है। ये तो हमारा कंसेप्ट के उल्टा हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी ओजोन लेयर होती है, राइट। आपने सुना होगा ओजोन लेयर, तो वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है। ये जितनी भी ओजोन लेयर जितनी भी यूवी रेज आती है उसको एब्जॉर्व करती है, राइट। एब्जॉर्व करेगी, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलरली एरिया में हमें हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। हीटिंग इफेक्ट क्योंकि इसने पूरी रेस को एब्जॉर्व किया हुआ है, राइट। मतलब 100% नहीं, बट आप कंसिडर कीजिए लार्ज अमाउंट ऑफ रेस को ये एब्जॉर्व करेगा। एब्जॉर्व करने के कारण स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो राइज होगा, ठीक है। इसकी वजह से हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी राइज करेगा और यहाँ पे नेगेटिव लैप्स रेट हमको देखने को मिलेगा, राइट। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ओजोन की वो मैक्सिमम मानी जाती है, राइट। मैक्सिमम मानी जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में वेदर फिनोमिना नहीं होता, राइट। ऑल्दो जो मोस्टली वेदर फिनोमिना जो होता है वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है मैक्सिमम, ठीक है। तो वेदर फिनोमिना ना होने के कारण एयरक्राफ्ट उड़ने की बेस्ट जगह कहाँ पे देखेगी, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ो भाई, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ो क्योंकि कोई क्लाइमेट मोस्टली यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। क्लाइमेट इन द सेंस मतलब वेदर फिनोमिना देखने को नहीं मिलता, राइट। कभी बारिश, कभी ये सब वेदर के फिनोमिना, कभी धूप ज़्यादा, कभी बारिश, कभी कम धूप, कभी कम बारिश, राइट। ये सब वेदर फिनोमिना है, ये सब यहाँ पे देखने को नहीं मिलते, ठीक है। जो नेक्स्ट जो हम अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद में आगे पढ़ेंगे वो होगा मीजोस्फेयर। अब देखिए स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को डिफ्रेंशिएट क्या करेगा, स्ट्रेटोपॉज, राइट। स्ट्रेटोपॉज इतना याद रखेंगे। मीजोस्फेयर की बात करेंगे अब इस पर्टिकुलरली पार्ट में, ठीक है। इस पर्टिकुलरली मीजोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ओजोन यहाँ पे थोड़ी है। यहाँ पे यूवी रेस को एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, राइट। जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो गिरता हुआ हमको देखने को मिलेगा, राइट। गिरता हुआ देखने को मिलेगा। और सेकेंडली जो मिटियोर्स थे ना, मैं बात कर रहा था, वो मीजोस्फेयर में ही फ्रिक्शन के कारण बर्न आउट हो जाते हैं या बर्न अप हो जाते हैं, राइट। तो इसलिए हम मीजोस्फेयर इसको बोलते हैं। इतना ठंडा हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट टू -60 टू -80 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है मीजोस्फेयर में। इसके बाद आएगा आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर का मतलब, आयनोस्फेयर का मतलब थर्मोस्फेयर, राइट। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर, राइट। इट कंटेन्स डिफरेंट आयंस। मतलब अब आयंस हैं तो क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। आपने देखा होगा हम रेडियो वेव्स को
ट्रांसमिट करते हैं अर्थ से, और वो हमारे पास रिफ्लेक्ट होके आती है, राइट, रिफ्लेक्ट होके हमारे अर्थ पे वापस गिरती है। तो क्योंकि थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर प्रेजेंट है, मतलब आयंस प्रेजेंट है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, थर्मोस्फेयर में आयनोस्फेयर प्रेजेंट है, ठीक है, एक पर्टिकुलरली लेयर प्रेजेंट है आयंस की, जो उन रेडियो वेव्स के सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ में, राइट, रिफ्लेक्ट बैक करेगी अर्थ में, जिसके कारण हमें रेडियो वेव सिग्नल्स देखने को मिलते हैं, राइट, इतना ध्यान रखेंगे। ऑल्दो इसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आइनोस्फेयर कहाँ प्रेजेंट होती है, ये मोस्टली थर्मोस्फेयर में प्रेजेंट, मोस्टली क्या, ये थर्मोस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है, राइट। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट लेयर एक्सोस्फेयर, ठीक है। एक्सोस्फेयर की बात करें तो ये डायरेक्ट स्पेस के साथ कांटेक्ट में आता है, राइट। यहाँ पे फिर से टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सन से नज़दीक, सन की यूवी रेज से जितना डायरेक्टली आप हिट करोगे उतना ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, लॉजिकल बात है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर तो राइज करता है बट हीट नहीं होती उसमें, ठीक है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है, राइट। हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं होता कि हाई हीट भी होगी, बट यहाँ पे हाई टेम्परेचर तो होता है बट हीट हाई नहीं होती, राइट, इतना ध्यान रखेंगे। तो ये हमारी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन थी, जिसमें हमने ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और उसमें आइनोस्फेयर की बात की, राइट। ओजोन को हमने स्ट्रेटोस्फेयर में समझा, किस तरह से ओजोन है, राइट, किस तरह से वो हीट को ऑब्जर्व करती है, और वहाँ पे नॉर्मल नेगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट जैसा फिनोमिना देखने को हमको मिलता है, जो ज्योग्राफी के कंसेप्ट की हाइट बढ़ेगी तो टेम्परेचर गिरेगा 6.5 या 4 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर पे या 1000 मीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का मोटा मोटा फर्क पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से हमने कंपोजिशन ऑफ क्लाइमेट को भी पढ़ा या समझा, राइट। अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर ही रहे हैं, तो हम क्यों ना समझें कि एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर है वो किस तरह से काम करता है, एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर है वो किस तरह से काम करता है, राइट। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे थे, राइट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सन हीट को रेडिएट करता है, राइट। जो सन होगा वो एनर्जी रेडिएट करता है या हीट को रेडिएट करेगा, राइट। लेकिन अगर हम देखिए कितनी फॉर्म्स में, ठीक है, जो भी एनर्जी या हीट सन के द्वारा अर्थ की तरफ या रिलीज की जाती है, या अर्थ को कंसिडर नहीं करें, रिलीज की जाती है, राइट, राइट। और जो रिलीज की हुई एनर्जी अर्थ रिसीव करता है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। मतलब द रेडिएटेड एनर्जी फ्रॉम द सन विच इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इज टर्म एज द इंसोलेशन, राइट। मतलब जितने भी एनर्जी अर्थ सन रेडिएट कर रहा है और जो रेडिएट की एनर्जी में से अर्थ रिसीव करती है उस पर्टिकुलरली एनर्जी को हम इंसुलेशन बोलेंगे, राइट। फिर से कंसेप्ट को अपने माइंड में रिवाइज करते रहिएगा, राइट। देखिए ये बिल्कुल बेसिक बात है, समझ आनी चाहिए। सन है, राइट, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, यहाँ पे अर्थ है, राइट। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ, राइट, termed as insolation, right, termed as insolation। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा, राइट। कितनी सारी चीज़ें हैं, कितनी सारी डिफरेंट लेयर्स हमको देखने को मिलती है, राइट। ट्रोपोस्फेयर देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलती है, रिवाइज माइंड में रिवाइज कीजिए, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद मीजोस्फेयर देखने को मिलती है, राइट। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन देखने को मिलता है, मीजोस्फेयर के बाद हमको थर्मोस्फेयर, उसमें आइनोस्फेयर, मीजोस्फेयर में हमारा मिट्योर्स चल रहे हैं, राइट। आइनोस्फेयर में हमारी रेडियो वेव्स रिफ्लेक्ट होके आ रही है, क्या क्या नहीं हो रहा, राइट। तो इतनी अगर सनलाइट हमारे पास आ रही है तो क्या वो डायरेक्टली पहुंच जाएगी? बिल्कुल नहीं, ठीक है, वो डिफरेंट पार्टिकल्स के थ्रू रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है।
क्लाउड्स एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को, राइट। जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। तो हमें 4 टाइप्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र देखने हैं, ठीक है, मतलब कौन से ऐसे 4 तरीके हैं जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र की जाती है, राइट। नंबर 1 होगा रेडिएशन की फॉर्म में, नंबर 2 होगा कन्वेक्शन की फॉर्म में, राइट, नंबर 3 होगा कंडक्शन की फॉर्म में, और नंबर 4 होगा एडवेक्शन की फॉर्म में, राइट। सबसे पहले रेडिएशन की बात करते हैं, ठीक है। पहले आप एक एग्जांपल लीजिए, एक लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। तो जैसे कि ये डायग्राम बन चुकी है, राइट। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडिएशन को पढ़ेंगे। रेडिएशन क्या होता है, राइट। रेडिएशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic radiation, which means radiation, it doesn't need any medium, राइट। इतना ध्यान रखेंगे जब भी हम रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र की बात करेंगे, ठीक है। जब हीट वेव्स या जो एनर्जी है वो एमिट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में, तो वो रेडिएशन वे ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट कंसीडर किया जाएगा। इसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, राइट। कोई फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और जो हीट ऑफ, ठीक है, जो हीट ऑफ ट्रांसफ़र होगा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होगा वो फास्ट होगा, राइट। इतना ध्यान रखेंगे, फास्ट होगा इसमें, राइट, ठीक है। इतना ध्यान, सबसे पहले बात रखेंगे कि कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, राइट। और ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होगा वो फास्ट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ट्रांसफर हीट होगी, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, राइट। सेकंड बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन, ठीक है, जब पर्टिकुलरली दो ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कांटेक्ट में आते हैं तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफ़र होती है, राइट। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को हीट जो होगी वो ट्रांसफ़र होगी, जिसको हम कंडक्शन का प्रोसेस बोलते हैं, राइट। इसका बेस्ट एग्जांपल आजकल सर्दियों में आप कंसीडर कीजिए, आपके हाथ गर्म है, राइट। किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो वो आपके हाथ जल्दी से हीट को रिलीज कर देंगे, राइट। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ को हीट ट्रांसफ़र होगी, राइट। तो इसका मतलब है कंडक्शन। अगर हम कन्वेक्शन की बात करेंगे, राइट, कन्वेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इसमें पर्टिकुलरली एक ही ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट in an object by one part from one part to another by movement of particles, right, by movement of particles। ये मोस्टली ये गैसियस या लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। ये सिंगल ऑब्जेक्ट में जब एक पार्ट उस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट का गर्म होकर दूसरे पार्ट को ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, जो पार्टिकल्स होंगे उसकी मूवमेंट से, ठीक है, उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। और नेक्स्ट आ जाएगी एडवेक्शन। एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलेगा लू या सिरोको जैसी लोकल विंड्स के नाम जो हम विंड चैप्टर में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, पर लू का हमको हम पता है जो हमेशा गर्मियों में देखने को मिलती है, जिसमें विंड हॉरिजॉन्टल मूव करती है और साथ साथ में उस एरिया का
टेम्परेचर को भी हीट अप करती है, राइट। तो जैसे कि हमने बात की सबसे पहले रेडिएशन, जिसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, राइट। पहले मैं इस सिनेरियो की बात करता हूँ। एक स्टोव है जिसके ऊपर मेटल का पैन रखा हुआ है, राइट। उस पैन में वाटर है, ठीक है। वो वाटर हीट अप हो रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमने रेडिएशन पढ़ा। जब ये पैन हीट अप हो रहा है तो ये वाटर, राइट, एनर्जी को रेडिएशन की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में, देखिए वेपर्स की फॉर्म में रिलीज कर रहा है, और इन वेपर्स में हीट भी होगी, ठीक है। इनको पर्टिकुलरली किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए किसी पैन के ऊपर अपना हाथ रखिए तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है वेपर्स के थ्रू ये किसी भी मीडियम को यूज़ ना करते हुए हीट को ट्रांसफ़र कर रही है। तो इसका मतलब रेडिएशन ये है, राइट। और कंडक्शन की बात करें, जब स्टोव, ठीक है, ये स्टोव पर्टिकुलरली इस पैन के कांटेक्ट में है, जिसके थ्रू ये हीट ट्रांसफ़र हो रहा है स्टोव की आग से, जो मेटल पैन है वो गर्म हो रहा है। ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा कंडक्शन का, राइट। इसके बाद अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो जो अंदर इसमें पानी है, ठीक है, जो अगर इस पानी को हम दो भागों में बांटते हैं, ए पार्ट और बी पार्ट, जो पर्टिकुलरली ए पार्ट है वो स्टोव के ज़्यादा नज़दीक है, जिसके कारण ए पार्ट जल्दी गर्म होगा, ठीक है। ये जल्दी गर्म होने के कारण यहाँ के पार्टिकल मूवमेंट करके, राइट, वाइब्रेशन करके हीट को ट्रांसफ़र करेंगे ऊपर ठंडे वाले भाग में, ठीक है, जिससे कि जो ठंडे वाला भाग है वो जल्दी गर्म, वो भी हीट को कैच करेगा, राइट, और जिससे पानी गर्म हो जाएगा। तो इसके थ्रू देखिए, इसके थ्रू हमें एक साइकिल बनती हुई देखने को मिल रही है। जो नीचे वाला पार्ट है, लेट मी चेंज द पेन, जो नीचे वाला पार्ट है वो, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को गर्म करेगा, राइट, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो गर्म होके नीचे वाले पार्ट का हीट ट्रांसफ़र लेगा, राइट। तो इसके थ्रू हमारा कन्वेक्शन हो जाएगा। और एडवेक्शन का मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी लू के फॉर्म में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी वीडियो है जिसमें हमने एटमॉस्फेयर के डिफरेंट पार्ट्स को देखा, राइट, किस तरह से स्ट्रेटिफाई हुआ है हमारा एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स में, उसके बारे में पढ़ा। सेकेंडली हमने सन की जो डिफरेंट हीट ट्रांसफ़र की फॉर्म है उसके बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको फर्दर आगे बढ़ाते हुए और वेरियस कंसेप्ट के बारे में देखेंगे, राइट। क्या कौन सी चीज़ें हैं जो अर्थ की इंसोलेशन को इफ़ेक्ट करती है, राइट। जैसे कि हमारा टिल्ट जो है अर्थ का वो देखने को मिलता है, जिसके कारण जो सनलाइट है या जो सन के थ्रू इंसोलेशन है उसमें किस तरह से हमारी पूरी अर्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस सब चीज़ों के कंसेप्ट को हम देखेंगे, राइट। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, राइट। सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा इस तरह की वीडियोस बनाने में। थैंक यू वेरी मच।